Hello students, welcome to today's lecture which is of reinforced cement concrete design. So this video के अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरी एंड डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम। पहले डबली रीइंफोर्स्ड बीम होता क्या है उसका एक ओवरव्यू मिलेगा आपको। पहले भी दे चुके हैं कि जो कंप्रेशन जोन के अंदर स्टील होता है वो डबली रीइंफोर्स्ड बीम मीन टेंशन जोन के अंदर तो दोनों बीम्स के अंदर होता है, पर अगर कंप्रेशन जोन में हम स्टील प्रोवाइड करते हैं जब भी कोई बीम की डेप्थ लिमिटेड होती है, मीन्स हमने ज़्यादा नहीं बढ़ानी होती, तो हम उसको ऊपर भी स्टील प्रोवाइड कर देते हैं कंप्रेशन जोन के अंदर। तो डैट इज़ डबली रीइंफोर्स्ड बीम, मीन्स उसको डबल साइड रीइंफोर्समेंट दी जाती है। एंड नेक्स्ट इज़ कि उसका न्यूमेरिकल मीन्स डिज़ाइन कैसे करते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम को थ्रू लिमिट स्टेट मेथड। ओके, सो डबली रीइंफोर्स्ड बीम एक बार फिर से ओवरव्यू ले लो। द बीम्स रीइंफोर्स्ड विद स्टील both in tension and compression zones are known as doubly reinforced beams. Okay, we have already studied singly reinforced sections in previous video lectures. हम पहले ये सिंगली reinforced बीम के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका हमने मोमेंट कैसे निकालनी है, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली reinforced बीम हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब हम डबली reinforced बीम के बारे में आज उसका डिज़ाइन करेंगे। सो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो कंप्रेशन जोन के अंदर तो इसने स्टील डाला ही हुआ है और उसमें टेंशन जोन के अंदर तो स्टील है। इसके नीचे टी जोन होता है, ऊपर कंप्रेशन जोन होता है। तो टेंशन जोन के अंदर तो स्टील ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और कंप्रेशन जोन के अंदर भी प्रोवाइडेड है। इस व्यू में भी देख सकते हैं आपने, इस बीम के अंदर देख सकते हैं कि ऊपर भी स्टील प्रोवाइडेड है कंप्रेशन जोन के अंदर और नीचे भी स्टील प्रोवाइडेड टेंशन जोन के अंदर। तो इसके अंदर डबली के अंदर जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। अगर हम कंप्रेशन जोन के अंदर स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो कंप्रेशन जोन की स्ट्रेन कम हो जाती है और उसकी स्ट्रेस भी कांस्टेंट रहती है और वो स्ट्रेस बियर कर लेता है अपने ऊपर। मींस अगर हमने स्लैब के अंदर डिज़ाइन करना है यूजुअली बीम या फिर ऊपर की तरफ, तो हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम कर सकते हैं। अगर हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम यूजुअली करते हैं तो वो एक तो बहुत उसकी डेप्थ ज़्यादा रखनी पड़ती है। इसके अंदर थोड़ी डेप्थ हम लिमिटेड रख सकते हैं। डेप्थ ज़्यादा रखेंगे तो वो छत के नीचे से दिखेगा बीम या फिर छत की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए हम इसको डबली रीइंफोर्स्ड बीम इसके अंदर कास्ट करते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम एंड डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में कि पहले तो सिंगली के अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ टेंसाइल जोन के अंदर स्टील प्रोवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू कंप्रेशन जोन के अंदर 0.0035 है, ओके, पूरी है, और 0.446 FC के स्ट्रेन की वैल्यू है और स्ट्रेस 0.0035, ठीक है। अब टेंशन जोन के अंदर इसमें भी स्टील प्रोवाइडेड है और कंप्रेशन जोन के अंदर भी है। डबली के अंदर ये डबली वाला केस है, ये सिंगली वाला केस है, ठीक है। अब इसमें स्ट्रेस कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें यहाँ के बाद उसके बाद फेलियर है और यहाँ पर स्ट्रेस कांस्टेंट है बिल्कुल, और मीन्स स्ट्रेन की वैल्यू भी मिनिमम है रेदर देन सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सो 10 कंडीशंस अंडर विच डबली रीइंफोर्स्ड बीम आर प्रोवाइडेड। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, स्थितियां हैं जब डबली रीइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड किया जाता है। तो पहले तो है कि डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन जब रिस्ट्रिक्टेड होती है ड्यू टू नीड ऑफ हेडरूम और आर्किटेक्चरल अपीयरेंस। तो आर्किटेक्चरल अपीयरेंस की वजह से मीन्स अगर बिल्डिंग सुंदर दिखे, एक तो हेडरूम है, क्योंकि अगर हम छत मान लो 11 फुट की डालते हैं 13 फुट की और उसके नीचे 1.5 फुट बीम आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हेडरूम थोड़ा कम, मीन्स वहाँ उस जगह पे उसकी हाइट छत की कम हो जाएगी उस वजह से, या फिर आर्किटेक्चरल अपीयरेंस की बिल्डिंग सुंदर दिखे, एक सार दिखे, तो इस वजह से, ओके। तो ये एक सिंगल फैक्टर है। नेक्स्ट इज व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ द बीम। अगर हमने बीम की स्टिफनेस बढ़ानी है, उसको और मजबूत बनाना है, तो भी हम उसको डबली रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सिंगली से ज़्यादा, अब डबली अल्टीमेट ज़्यादा, उसमें स्टील तो ज़्यादा लगता है पर स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज व्हेन द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोड्स इज़ रियली लार्ज। जब बेंडिंग मोमेंट ऊपर मान लो
छत पे काफ़ी लार्ज लोड लग रहे हैं, मींस हमारे मान लो जैसे होटल वगैरह या कोई ऑफिस बिल्डिंग कम्प्लेक्स होता है, उसके ग्राउंड फ्लोर पे इतना रश नहीं होता, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस और सारे मॉल्स में भी अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे भी लोग होते हैं। मींस अगर ऊपर की तरफ स्लैब के अंदर जहाँ बीम डल रहा है ऊपर की तरफ ज़्यादा लोड है तो हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करते हैं जब उसकी बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोड्स, ठीक है, और लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग उसके मीन्स ज़्यादा होती है रेदर देन दी सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इन सिज्मिक प्रोन एरियाज। अगला है कि अगर अर्थक्वेक जोन है कोई, जैसे अर्थक्वेक जोन आपकी नॉलेज के लिए हमारा पंजाब जो है इसके अंदर स्टेट जो पंजाब है वो अर्थक्वेक जोन 4 में आती है। जैसे अदर अर्थक्वेक जोन है यूपी, उत्तराखंड अर्थक्वेक जोन है, तो उसके अंदर आपको अल्टीमेटली स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी रेदर देन दिस वन। सो इन दी अदर एरियाज विद रिस्पेक्ट टू अदर एरियाज लाइक जहाँ पर अर्थक्वेक कम आते हैं तो सिज्मिक प्रोन एरियाज़ के अंदर डक्टिलिटी हमें स्टील की ज़्यादा चाहिए होती है ताकि जो बीम्स के अंदर और स्लैब्स के अंदर क्रैक ना आए। तो हम स्लैब तो उसके अंदर ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि 2 वे स्लैब बने और बीम डबली रीइंफोर्स्ड बीम बने, ठीक है। सो ड्यू टू वांट टू डक्टिलिटी कंप्रेशन स्टील इज़ प्रोवाइडेड, कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन इज़ व्हेन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोडिंग। अगर एसेंट्रिक लोडिंग मीन्स बीच में कहीं भी लोडिंग हो, मतलब सेंटर वाले पॉइंट पे ना हो, मीन्स ये अगर एक मेंबर है हमारा बीम मेंबर, इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लोडिंग ना हो, कहीं भी ज़्यादा लोड लग रहा हो, जैसे इस तरफ ज़्यादा भार पड़ा है बीम के, तो अगर एसेंट्रिक लोडिंग हो इस कंडीशन में, दिस इज एसेंट्रिक लोडिंग मीन्स दिस इज बीम, देन दिस इज सेंट्रिक लोडिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोडिंग, और दिस इज एसेंट्रिक लोडिंग कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अगर लोड ज़्यादा है तो उस मेंबर के लिए हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन करेंगे। व्हेन द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू, जब डबली रीइंफोर्स्ड बीम सब्जेक्ट होता है टू द शॉक्स एंड इम्पैक्ट लोडिंग, काफ़ी ज़्यादा शॉक्स होते हैं, वाइब्रेटर कोई अगर मशीन ऑपरेट करनी है हमें उस छत के ऊपर, तो वहाँ पर पता है कि शॉक वाली मशीन है और इम्पैक्ट लोडिंग करेगी, इम्पैक्ट डालेगी, तो वहाँ पर डबली प्रेफर होगा। वैन देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल इन द बीम, अगर स्ट्रेस रिवर्सल बीम हो सके, जैसे एकदम से ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा और एकदम से गर्मी बढ़ने लग जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ मौसम हो ऐसी जगह पे, तो स्ट्रेस रिवर्सल होता है बीम्स के अंदर और हमारे सारे के सारे एक्चुअली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के अंदर स्ट्रेस रिवर्सल होता है। जब ऐसा कोई मौसम बन जाता है, ऐसा कोई बहाव मतलब ऐसे कोई हालात बन जाते हैं, तो जैसे इसके अंदर स्ट्रेस रिवर्सल का मतलब और भी है कि अगर एकदम से जैसे दिन में मौसम धूप वाला होता है और रात को बहुत ठंडा हो जाता है, तो भी हमारे सारे के सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बीम्स, स्लैब्स और कॉलम्स के अंदर इस तरह के वाइब्रेशन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से क्रैक आ जाते हैं। सो देयर वी प्रेफर डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ओके, सो न्यूमेरिकल को डिज़ाइन करने के लिए न्यूमेरिकल को कुछ ये फैक्टर्स हैं और वैल्यूज़ हैं, जो जैसे कि मैक्सिमम डिज़ाइन स्ट्रेस कितनी लेनी है, एफएससी की वैल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अंदर, ये आपके कोड से गिवन है। 415 की एफई जो ग्रेड है, मीन्स अगर हमें एफई 415 स्टील न्यूमेरिकल में दिया, जैसे M20 कंक्रीट दिया होता है, M25, M30, तो एफई स्टील की ग्रेड के हिसाब से d/d' की वैल्यूज़ अगर इतनी आती हैं 0.050, 0.075 d/d' की वैल्यूज़, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफएससी की वैल्यू कितनी होगी। तो एफएससी की वैल्यू ये गिवन है 355। तो एफई 415 अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग देखना चाहें तो अगर d/d' की वैल्यू 0.050 आती है तो एफई 415 की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग एफएससी की वैल्यू क्या हो जाएगी 355। तो इस हिसाब से हम टेबल को देखते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम डिज़ाइन स्ट्रेस इन कोल्ड वर्कड बार्स कोरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेंस। मैक्सिमम डिज़ाइन स्ट्रेस इन कोल्ड वर्कड बार्स कोरस्पॉन्डिंग टू, अब डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू अगर क्या क्या होगी, जैसे कि इसमें भी मैक्सिमम डिज़ाइन स्ट्रेस इतनी हो जाएगी 0.8 × 0.87 FI। अगर टोटल स्ट्रेन की वैल्यू इतनी है तो स्ट्रेस की वैल्यू 288.7 के आसपास आएगी। टोटल स्ट्रेन इतनी आएगी तो स्ट्रेस की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इस हिसाब से अगर हम स्टील की ग्रेड के हिसाब से
डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम डिज़ाइन स्ट्रेस FSC मैक्स इतनी हो जाएगी, स्ट्रेन के हिसाब से ये वैल्यू इतनी आएगी। इस हिसाब से हम टेबल को देख के अपनी वैल्यूज़ ले सकते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है A doubly reinforced beam section is 300 into 500 mm overall। मीन्स ओवरऑल डेप्थ दी हुई है हमें, इफेक्टिव डेप्थ नहीं दी हुई। न्यूमेरिकल के अंदर इफेक्टिव डेप्थ यूज़ होगी कि क्या निकाल के, क्लियर कवर निकाल के उसमें से। मीन्स जो कवर हमने स्पेसिंग देनी है सरिये और कंक्रीट के एंड के बीच में, कंक्रीट के सरफेस के बीच में स्पेसिंग जो होती है। इट इज़ प्रोवाइडेड विद 2 to 12 mm डायामीटर एज कंप्रेशन। ऊपर की तरफ कंप्रेशन बार में 2 बार्स लगे हुए हैं, 2 सरिये 12 mm डाया के, ठीक है। एंड स्टील कंप्रेशन स्टील एंड 425 mm डाया बार्स, ठीक है। 425 mm डायामीटर बार्स, 4 सरिये लगे 25 mm डाया के टेंसाइल स्टील में नीचे की तरफ बीम के। जैसे कि आपको फिर बता रहा हूँ, ये कंप्रेशन जोन है, ये टेंसाइल जोन है, यहाँ पे ये 4 बता रहा है और ऊपर 2, ठीक है। तो डिटरमाइन दी अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम सेक्शन। इफेक्टिव कवर कितना दिया गया है 40 mm, और हमें अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालनी है बीम सेक्शन की। यूज़ M20 कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील। कंक्रीट का ग्रेड क्या दिया हुआ है M20 एंड स्टील का Fe 415। नेक्स्ट इज, पहले सबसे पहले लिखेंगे डेटा गिवन कि डेटा क्या क्या दिया हुआ है। B इज इक्वल टू 300 mm, विड्थ दी हुई है बीम की 300, ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D इज इक्वल टू 500 mm। D डैश कवर किया कितना दिया 40 mm इफेक्टिव कवर, और उसमें से इफेक्टिव डेप्थ क्या आ जाएगी 500 माइनस 40 इज इक्वल टू 460 mm, ठीक है। ASC मीन्स एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन। ASC का मतलब, S का मतलब स्टील, C का मतलब कंप्रेशन जोन के अंदर 2 सरिये लगे हैं, डाया बार कितना है 12 mm, तो एरिया कितना हो जाएगा पूरे कंप्रेशन जोन के स्टील का 226.20 mm स्क्वायर। क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बार का है हम लेते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4। आपको ये भी बताया होगा कि पाई डी स्क्वायर बाई 4 कैसे आया, ये पाई आर स्क्वायर से है, आर को हम D/2 लिखते हैं, ठीक है। डाया का हाफ होता है रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर के अंदर D/2 वैल्यू पुट की तो D स्क्वायर ये बाई 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिखते हैं। तो D की वैल्यू 12 पुट की इसके अंदर, तो इसकी वैल्यू आ गई 226.20 mm स्क्वायर। नेक्स्ट इज AST स्टील इन टेंसाइल जोन। कितना एरिया होगा 4 बार्स हैं 25 mm के, तो पाई की वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप सीधी भी लगा सकते हो, और पाई की वैल्यू 3.141 लेनी है, ठीक है, या फिर 22/7 भी ले सकते हो। तो ऐसे इसको कर सकते हो 22 × 625/28 मीन्स 22/7 लेते हो वैल्यू 5 की। तो एरिया ऑफ स्टील पूरा कितना आ जाएगा इन टेंसाइल जोन 1963.50 mm स्क्वायर। नेक्स्ट इज FCK हमें कंक्रीट का ग्रेड दिया है M20, FCK की वैल्यू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FY हमें FE का ग्रेड दिया स्टील का, FY की वैल्यू आ जाएगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वैल्यू XU मैक्स। अब कंक्रीट के ग्रेड के हिसाब से M20 के हिसाब से हमें XU मैक्स की वैल्यू कितनी लेनी होती है, लास्ट न्यूमेरिकल में भी किया था सिंगली वाले 0.48 D, तो 0.48 × 460, D की वैल्यू 460, आंसर इज XU मैक्स का 220.8 mm। नेक्स्ट इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ FSC। अब FSC की वैल्यू हमें ढूंढनी है, ठीक है, किस D/D डैश के हिसाब से। तो D/D डैश कितनी है 40/460, D डैश कितना था 40, इफेक्टिव कवर अपॉन डेप्थ 460, तो 0.087। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी टेबल से 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो टेबल 7.1 आपको पीछे दिखाया, ठीक है, FSC की वैल्यू के लिए। ओके, दिस टेबल। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू XU। अब XU निकालने के लिए हम C इज इक्वल टू D करते हैं, टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन। कंप्रेशन की इक्वेशन 0.36 FCK B XU, और टेंसाइल स्टील वाला फैक्टर लगा के 0.87 FY AST। ओके, इसको याद करना है। नेक्स्ट इज 0.36 × FCK 20, B की वैल्यू 300, XU हमें निकालना है 0.87, FY की वैल्यू 415, AST हमने निकाल लिया था पीछे।
अब एक्स यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.87 इंटू ये सॉरी एक्स यू को इधर रखेंगे, बाकी ये वाली टर्म को नीचे ले जाएंगे इसके। अब एक्स यू की वैल्यू आ गई 328.20। ओके, अब एक्स यू की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स आ गई, मीन्स मैक्स जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा आई है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स देन द सेक्शन इज ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। ओके, अगर एक्स यू की वैल्यू लेस देन एक्स यू मैक्स होती है तो सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, एंड अगर दोनों इक्वल होती हैं तो डैट इज बैलेंस्ड सेक्शन। तो दिस इज ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। नेक्स्ट इज टेक एक्स यू इक्वल टू 220.8, मैक्सिमम वाला ले लिया। 2x इज इक्वल टू 328.20। अब चेक द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर 328.20 आएगा, ठीक है। चेक द वैल्यू ऑफ एफ एस सी नाउ कोरस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन इन एस सी, मीन्स एफ एस सी ई एस सी की बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी। ई एस सी की फॉर्मूला क्या होता है 0.0035 इंटू 1 माइनस डी डैश बाई एक्स यू। तो डी डैश की वैल्यू रखी 40, एक्स यू की 220.8, तो ई एस सी की वैल्यू इतनी आ गई अभी, ठीक है। ई एस सी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन की वैल्यू है 0.0029, उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन जो एस सी है, एफ एस सी की वैल्यू 353.0, तो टेबल 7.3 से वैल्यू ली गई है 0029 7.3 के अंदर। तो इस प्रकार से 0.0029 अगर है स्ट्रेन तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि 0.0029 यहाँ पर आके 289 वाली पे आके तो 353 ली है उन्होंने, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 353 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इट इज़ ओके, सेम फ्रॉम टेबल 1, ठीक है। टेबल 1 से कितनी आई थी डी बाई डी टेस्ट की वैल्यू 353, तो ये एफ एस सी की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालनी है। एम यू इज इक्वल टू ये वही इक्वेशन सिंगली वाली 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस एफ एस सी इंटू डी माइनस डी डैश ए एस सी। ओके, इसके अंदर डबली रीइंफोर्स बीम के अंदर ये वाली इक्वेशन आएगी। सो फॉर्मूला लगाएंगे एम यू निकालने का 0.36 इंटू एफ सी के 20, ठीक है, बी 300, एक्स यू की वैल्यू 220.8 ली है हमने, 460 डी है, 0.42 फिर एक्स यू, फिर एफ एस सी की 353 ले ली, फाइनल निकाल ली है, फिर डी माइनस डी डैश की वैल्यू कितनी 460 माइनस 40 और ए एस सी कितना है 226.20। कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे 208.69 इंटू 10⁶ न्यूटन एम एम, ठीक है। सारी वैल्यू एम एम के अंदर थी और 2 न्यूटन एम एम। जो हमने लोड लिया वो भी एफ सी के था न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो न्यूटन एम एम। एम यू की वैल्यू अब किलो न्यूटन में लिखनी होगी। देखो 10⁶ है ना, इसमें 10⁻³ मीन्स 1000 तो लग गए एम एम को मीटर बनाने में, ठीक है, ये वाला मीटर। और बाकी जो 10⁻³ बचे 1000 वो किसको लग गए, न्यूटन को किलो न्यूटन बनाने में, ये वाला किलो न्यूटन। ओके, तो ऐसे यूनिट हमने ध्यान रखना है, यूनिट कौन से लेने हैं, छोटे में लिख लेना है ताकि हम उसको बाद में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ आंसर हमें किलो न्यूटन में, लोड अगर किलो न्यूटन में दिया हो तो किलो न्यूटन में आंसर दे देना है। तो एम यू की वैल्यू आ जाएगी 208.69 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डिज़ाइन है अब रेक्टेंगुलर बीम का, डबली रीइंफोर्स्ड बीम का, ठीक है। हमने अब इस बार डिज़ाइन निकालना है उसका। तो एम यू की वैल्यू तो निकाल ली पिछले में, मोमेंट ऑफ अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब आ रहा है डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, इफेक्टिव स्पैन 8 मीटर। हमें इतना दिया गया है कि 8 मीटर इफेक्टिव स्पैन है बीम का, मतलब 8 मीटर लंबा बीम है। द फैक्टर्ड लोड कमिंग ओवर द बीम, लिमिट स्टेट मेथड है इसलिए हम फैक्टर्ड लोड की बात करेंगे। तो फैक्टर्ड लोड कमिंग ओवर द बीम इज़ 52.3 किलो न्यूटन पर मीटर। देख लो किलो न्यूटन पर मीटर में लोड दिया, यूनिट ध्यान में रखना है। अगर कुछ न्यूटन में दिया ना M20 या F15 FE 415, तो हमें इसको भी न्यूटन और mm में चेंज करना होगा। ओके, द साइज ऑफ द बीम इज रिस्ट्रिक्टेड टू 32 सेंटीमीटर इंटू 65 सेंटीमीटर, मीन्स 320 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं, ठीक है। तो 320 mm 32 सेंटीमीटर बना 320 mm एंड 65 मीन 650 mm ड्यू टू वांट ऑफ हेडरूम, ठीक है, हेडरूम के लिए। द इफेक्टिव कवर ऑफ बोथ द रीइंफोर्समेंट में बी टेकन एज 5 सेंटीमीटर।
इफेक्टिव कवर 5 सेंटीमीटर पे 50 mm दिया गया है इफेक्टिव कवर हमें। ओके, डी डैश की वैल्यू, यूज़ M20 ग्रेड कंक्रीट, FCK की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FE 415 हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है, तो HYSD स्टील लेना है। FE 415 मीन्स FY की वैल्यू कितनी हो जाएगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट इज, अब गिवन सारा लिख लेंगे। अब B की वैल्यू 320 mm, D की 650, D डैश दिया 55 सेंटीमीटर। इफेक्टिव डेप्थ कितनी आ जाएगी 6, ओवरऑल डेप्थ में से D डैश माइनस 600 mm। ओके, इफेक्टिव स्पैन कितना है L का दिया हुआ इन्होंने, बीम हैविंग इफेक्टिव स्पैन, ये ध्यान रखना। अगर ओवरऑल स्पैन दिया तो हमें इसमें से भी इफेक्टिव कवर निकालना पड़ेगा बीम का। तो इफेक्टिव स्पैन ऑफ द, और बियरिंग ऑन वॉल भी देखनी पड़ेगी, एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसके अंदर इफेक्टिव स्पैन कितना है 8 मीटर। तो फैक्टर्ड लोड भी दिया हुआ है हमें WU LSM के लिए, तो 52.3 मीन्स 52,300 न्यूटन पर मीटर। अब न्यूटन में चेंज कर लिया। नेक्स्ट इज MU लिमिटिंग निकालनी है। अब MU लिमिटिंग, MU नहीं निकालना, MU लिमिटिंग की वैल्यू होती है 0.138 FCK BD स्क्वायर। कोड में भी आपका गिवन है और आपको याद भी रखना है। ठीक है, 0.138 इंटू 20, FCK की वैल्यू 20 है, 320 B की, D की 600 का स्क्वायर। तो इसको आंसर आ जाएगा 317952 न्यूटन में mm में, क्योंकि FCK न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो 317952 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm, न्यूटन mm इसके यूनिट होते हैं, न्यूटन mm मोमेंट के। तो अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें पता है कि बीम की सिंपली सपोर्टेड की WL स्क्वायर बाई 8 होती है। ठीक है, तो MU कितना आ जाएगा, W कितना दिया हुआ फैक्टर्ड लोड, MU 52,300 इंटू 8 का स्क्वायर, लेंथ इफेक्टिव लेंथ भी दी हुई है। यहाँ पर हम इफेक्टिव लोड लगाएंगे, LSM के लिए इफेक्टिव लेंथ लगाएंगे L स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर बाई 8, इतना आंसर आ गया 418400 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर की लेंथ भी 8 मीटर में थी और WU भी न्यूटन में है। ठीक है, अगर 52.3 लेते तो किलो न्यूटन मीटर आंसर आना था। तो 418400 10 की पावर 3 न्यूटन mm। ओके, नेक्स्ट इज MU और MU लिमिटिंग को कंपेयर करो अब। ठीक है, MU लिमिटिंग मीन्स MU इज ग्रेटर देन MU लिमिटिंग, हैंस डिज़ाइन द सेक्शन एज डबली रीइंफोर्स। हमें उसने दिया नहीं हुआ कि डबली डिज़ाइन करना है, कि सिंगली कंप्रेशन जोन है, कि डिज़ाइन टेंशन जोन है। तो हमने इससे अंदाज़ा लगाया कि जो MU की वैल्यू है 418400, ये MU लिमिटिंग 317 से ज़्यादा है। सो सेक्शन डबली है। ओके, इस चीज़ से पता लगता है MU इज़ ग्रेटर देन MU लिमिटिंग। नेक्स्ट इज, अगर MU इज स्मॉलर देन MU लिमिटिंग देन इट इज सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अगर MU2 की वैल्यू, अब तो नेक्स्ट इज MU माइनस MU लिमिटेड, डिफरेंस कितना है मोमेंट्स का, तो डिफरेंस आया है 100488। ओके, 448 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन mm। अब टेंसाइल स्टील का एरिया हम कितना देंगे उसके अंदर। ठीक है, पहले XU मैक्स निकाल लेंगे, क्योंकि AST C इज इक्वल टू T वाले फॉर्मूले से निकलेगा। उसके लिए हमें XU की वैल्यू चाहिए, तो 0.48D M20 के लिए, तो आंसर इज 288 mm। नेक्स्ट इज AST1। ठीक है, टेंसाइल स्टील एरिया 1 इतना आ जाएगा MU लिमिटिंग बाय 0.87, क्योंकि 0.138 FCK BD स्क्वायर तो MU लिमिटिंग के अंदर आ गया, अपॉन 0.87 FY स्टील वाली। ठीक है, कंप्रेशन को अब टेंसाइल से डिवाइड कर दिया तो AST आ गया, तो 0.87 AST होता है ना, 0.87 AST FY। तो अब AST निकालना, तो 0.87 FY नीचे चला गया इंटू D माइनस, ठीक है, लीवर आर्म वाला फैक्टर माइनस कर देना, लीवर आर्म कहते हैं इसको, D माइनस 0.42 XU मैक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे MU लिमिटिंग की 317 वाली, उसके बाद अपॉन 0.87 FY हमें दिया 415। ओके, नेक्स्ट इज 600D है माइनस 0.42 इंटू 288, आंसर इज 1838 mm स्क्वायर। ओके, ये हो गया AST1 मीन। नेक्स्ट इज AST2। अब MU2 बाय MU2 जो डिफरेंस आया था, डिफरेंस के लिए दोनों मोमेंट्स के, अपॉन 0.87 FY D माइनस D डैश। तो इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों फार्मूलाज को आपने याद रखना है और आपके कोड में भी मिल जाएंगे आपको। तो नेक्स्ट 100448 इंटू 10 की पावर 3
बाय 0.87 इंटू एफ वाई की वैल्यू और डी माइनस डी डैश की वैल्यू रख के, डी डैश क्या है इसमें इफेक्टिव कवर, तो 50 mm 600 पूरी ओवरऑल डेप्थ में से माइनस कर दिया इफेक्टिव डेप्थ में से, तो इसमें आंसर आ गया AST2 का 506 mm स्क्वायर। ओके, नाउ टोटल एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, अब AST ही मैंने निकाला है, AST का मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल जोन। सो टोटल एरिया इन ऑफ टेंशन स्टील कितना आ गया, AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2, तो आंसर इज 2344 mm स्क्वायर। अब उसमें नंबर ऑफ बार कितने लगेंगे, ठीक है, ज्यूम करेंगे एक बार, नीचे वाले बार थोड़े बड़े होते हैं डाया में, ऊपर वाले कंप्रेशन जोन वाले थोड़े छोटे लेने हैं। अगर ये 25 कर रहे हैं तो वो हम 20 या 16 mm कर सकते हैं लोड के हिसाब से। तो प्रोवाइड 25 mm डाया बार्स, एरिया ऑफ 1 बार कितना आ जाएगा, 1 बार का एरिया निकालेंगे, सारे एरिया से डिवाइड करेंगे तो नंबर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ 1 बार कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 इंटू 25 का स्क्वायर, 491 mm स्क्वायर एक बार का एरिया है। तो नंबर ऑफ टेंशन बार्स रिक्वायर्ड कितना, टू पूरे में से उसको डिवाइड करेंगे 491 से, तो 4.8 बार्स आ गए, मतलब 5 सरिये लगेंगे, अप्रोक्सीमेटली 5 बार्स। 4.8 बार्स नहीं लगा सकते तो ओवरऑल फिगर लगानी पड़ेगी, 4 लगाएंगे तो शायद कम रह जाए, तो हमें 5 बार्स लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ टेंशन स्टील प्रोवाइडेड, एरिया ऑफ टेंशन स्टील प्रोवाइड करेंगे तो कितना, अब एक्चुअल अब कितना दिया 5 लगा के, तो 2455 दे दिया, ठीक है, निकला रिक्वायर्ड कितना था 2344। मीन्स अब हम सारे इस पर चेक लगाएंगे कि हमने सही लिया कि नहीं। मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, ये हमारा कोड कहता है कि 0.85 BD बाई FY, तो आंसर इस 369 mm स्क्वायर होना चाहिए मिनिमम एरिया। इसमें B और D की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो मिनिमम एरिया इतना है, तो हमने इतना दिया तो मतलब ठीक है, 2455 दिया, 369 से ज़्यादा है तो ठीक है। अब कंप्रेशन स्टील का एरिया मीन्स AS से निकालना, किस फॉर्मूला से निकलेगा, एप्सिलॉन SC मीन्स स्ट्रेन इन कंक्रीट 0.0035 इंटू 1 माइनस D डैश, पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने किया, बाय XU मैक्स, वैल्यूज पुट करेंगे D डैश की और XU मैक्स की, तो ये एप्सिलॉन SC कितना आ जाएगा 0.00289। ओके, तो FSC की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये FSC की वैल्यू आ जाएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग, किसमें से, टेबल 7.3 में से। अब एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील की निकालेंगे, MU2 डिफरेंस कितना था जिसके लिए हमें कंप्रेशन चाहिए दोनों मोमेंट्स का, तो दोनों मोमेंट्स का डिफरेंस मीन्स MU2 मीन्स दोनों मोमेंट्स का डिफरेंस। अब FSC की वैल्यू बाय D माइनस D डैश, तो इसका आंसर आ जाएगा 517 mm स्क्वायर। FSC तो हमने निकाल लिया, तो इसमें FSC रखेंगे तो 517 mm स्क्वायर हमें एरिया का स्टील चाहिए। हम इसमें 20 उसमें 25 किए थे, इसमें कंप्रेशन में थोड़ा कम डाया यूज़ करते हैं तो 20 mm स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ 120 mm बार इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 314 mm स्क्वायर। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कितने, नंबर ऑफ बार कितने लगेंगे, 517 बाय 314, तो 1.6, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा 2 बार्स लगाएंगे। ओके, सो 2 बार्स हमने प्लेस करने हैं, किस प्रकार से, 5 बार्स नीचे की तरफ हमारे टेंशन के निकले और 2 बार्स ऊपर की तरफ, इस प्रकार से। ये मोटाई इसकी कितनी 50 mm, ओके, और 600 mm इफेक्टिव डेप्थ, 650 ओवरऑल, 320 इतनी पूरी की पूरी, और 50 mm फिर से कवर, ठीक है। अब इट शुड भी कितनी होनी चाहिए, एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टेंशन स्टील बार्स। अब स्टील बार्स के बीच में हमें डिस्टेंस कितना देना है, स्पेसिंग कितनी देनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 50-50 दोनों तरफ से गई मोटाई, ठीक है। पूरी 320 में से 100 तो गई, 220 रहेगी, ठीक है। उसके बाद स्टील हर एक बार का डाया भी गया, कितने 4 गैप्स है ना, तो 4 बार गया, मीन्स 320 में से 100 गई, पहले दोनों तरफ की मोटाई गई, मीन्स उसकी इफेक्टिव कवर गया, और उसके बाद 4 गैप्स बीच में, 5 के बीच में बनेंगे, तो 4 इंटू 25 mm गया साइज़, तो 4/4 किया उसको, 4 गैप्स के साथ डिवाइड किया नंबर ऑफ गैप्स के साथ, तो आंसर आ गया 30 mm। 30 mm दूर दूर हम एक सरिया लगाएंगे। ओके, इट शुड बी मोर देन डायामीटर ऑफ बार, 25 से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये वाला गैप कितना होना चाहिए, गैप भी तो हमें देखना है ताकि ओवर रीइंफोर्स ना हो जाए सेक्शन, तो 25 mm से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट इज साइज ऑफ एग्रीगेट +5, 20 + 5 25 mm से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
तो प्रोवाइड 525 mm बार्स, 5 सरिये लगाने हैं 25 mm के 30 mm गैप के ऊपर। इस प्रकार से फिगर आपने भी ड्रॉ करनी है फिगर न्यूमेरिकल के अंदर। डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। तो नेक्स्ट इज चेक फॉर शियर एट क्रिटिकल सेक्शन। अब शियर चेक लगाना है क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर। तो चेक क्रिटिकल सेक्शन एक्स एक्स मीन्स यहाँ पर ये वाला सेक्शन बीम का, अगर इतना बीम 8 मीटर का, तो इस सेक्शन पे इज एट डिस्टेंस ऑफ 600 mm फ्रॉम इनर फेस ऑफ सपोर्ट और 0.76 मीटर, 0.76 मीटर दूर शुरू से फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट और 3.24 मीटर मीन्स ये वाला सेक्शन 3.24 मीटर कैसे निकाला, 8/2 इसका हाफ माइनस 0.76 इक्वल 3.24 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ बीम। तो उसके ऊपर शीयर फोर्स कितनी, WL/2, W कितना आया, ठीक है 52 इंटू 8L/2 20 मीन्स 2,09,200 एंड फैक्टर्ड शीयर फोर्स कितनी आएगी VU। इसको VU करने के लिए हमें इस वाली जो हमारी V की वैल्यू आई है इंटू 3.24 है ना क्रिटिकल सेक्शन दूर बाय 4, ठीक है। तो WL/4 VL/4 तो इसका आंसर आ जाएगा 169,452 N। तो VU की वैल्यू कितनी आ जाएगी 169,452 न्यूटन। ओके, नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितनी होती है, ये फॉर्मूला हम बार बार कर रहे हैं हर न्यूमेरिकल के अंदर। तो टाउ इज इक्वल टू VU/BD, VU/BD, VU की वैल्यू दे दी हमने 169,452/BD, B कितना ब्रेड्थ ऑफ इंटू डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, तो 0.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गई, लेस देन 0.28 क्योंकि M20 के लिए 2.8 होती है, उससे कम है तो ओके है। ओके, ज़्यादा शेयर स्ट्रेस में नहीं है, मीन्स शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट इज M20 के लिए टाउ सी मैक्स कितना होता है 2.8, टेबल 3.3 पिछले में किया था हमने, पिछले से पिछले लेक्चर में। तो AS एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 बार्स हैं 2455, हमने पिछले भी कैलकुलेट किया इसको, ठीक है। एज्यूमिंग नो बार इज बेंट अप और कटेल्ड, कोई छोटा बार नहीं लिया ना कोई बेंट अप लिया, तो परसेंटेज ऑफ स्टील कितना आ जाएगा 100 AS/BD, यही फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ स्टील का, वैल्यू इज़ 1.28%। अब जो पिछले से पिछले परसेंटेज ऑफ स्टील वाला हमने वैल्यू निकाली थी मीडियन और मोड निकाल, मीडियन मतलब मिडल वाली वैल्यू निकाल के, तो वो कैसे निकाली थी, टाउ सी की वैल्यू 0.67 होएगी, ठीक है। 1.28% आया ना, तो 1.28 मीन्स 1 पॉइंट अगर उसमें 25 की दी हुई है और 1.30 की दी है तो उसके बीच में 1.28 लेनी है, तो 1.25 की उससे ज़्यादा होएगी, तो 1.25 के कॉरस्पॉन्डिंग होती है 0.467, तो उसके बाद 0.72 1.30 की होगी, उसमें से बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस, ठीक है, बड़ी परसेंटेज में से छोटी परसेंटेज 1.50 में से 1.25 माइनस, और हमें 1.28 में से कम चाहिए ना, तो 1.28 में से छोटी वाली माइनस, हमें जितनी चाहिए उसमें से छोटी वाली माइनस, तो आंसर आ जाएगा हमारी जो कॉरस्पॉन्डिंग टाउ सी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमने पीछे भी हम न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं कि मिडल वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर दो टेबल के अंदर एक की गिवन है 1.25 की, फिर 1.50 की वैल्यू गिवन है, तो हमें तो चाहिए 1.28 की वैल्यू, तो 1.28 की कैसे निकाल लेंगे, इस प्रकार से छोटी वाले से ऊपर होगी तो प्लस, ठीक है, तो बड़ी में से छोटी, फिर बड़ी में से छोटी माइनस, और एक्चुअल में से छोटी माइनस, तो टाउ V इज़ ग्रेटर देन टाउ सी। अब टाउ V कितना है, ठीक है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितनी आई है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज 0.88, अब 0.68 से ज़्यादा है तो शियर इन्फोर्समेंट अब चाहिए, ठीक है। टाउ सी मैक्स से तो कम थी पर अभी शियर इन्फोर्समेंट चाहिए, तो डिज़ाइन शियर स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, कितना फ़र्क है दोनों में 0.88 और 6.20 का, इसके लिए हमें शेयर इन्फोर्समेंट चाहिए 0.20 के लिए, क्योंकि ये वैल्यू का फ़र्क आ रहा है दोनों में। नेक्स्ट इज शेयर फोर्स फॉर शेयर इन्फोर्समेंट, और फिर शेयर फोर्स कितनी आएगी टाउ BD, टाउ BD की वैल्यू टाउ कितना है, हमें शेयर इन्फोर्समेंट उतनी चाहिए जिसके लिए 0.20 प्लस 3 यहाँ आएगा टाउ प्लस ओके BD, तो ये एक्चुअली इंटू है तीनों, ओके तीनों इंटू है, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा। वैसे VU की वैल्यू थे टाउ BD, तो इसके अंदर भी ये प्लस का साइन नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ओके ये ध्यान रखना। तो 0.20 इंटू 0.320 इंटू 600, तो आंसर इज 38400 न्यूटन, ओके।
तो नेक्स्ट इज यूजिंग 8 mm टू लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप्स। अब 8 mm टू लेग्ड स्टीरअप भी लगाने हैं तो स्पेसिंग कितनी स्टीरअप की आएगी? स्पेसिंग का फॉर्मूला यही है फिक्स्ड 0.87 FY/ASV/D। एरिया ऑफ स्पेसिंग मीन्स स्टीरअप्स का एरिया ऑफ स्टीरअप कितना हम ले रहे हैं? 8 mm का बार ले रहे हैं, तो टू लेग्ड है तो 2 × π/4 × 8 100.53। अब इसमें ASV की वैल्यू पुट की, D की FY की हमें पता है गिवन है, और VUS की 38400, तो 567 और 550 mm हमने स्पेसिंग ले ली बार्स की, स्टीरअप्स की। जो हम इस प्रकार से स्टीरअप्स लगाएंगे बीम के क्रॉस सरिये को बांधने के लिए, तो इसकी स्पेसिंग 550 mm होनी चाहिए। मींस इसके अंदर अगर इस प्रकार से बीम में स्टीरअप्स लगते हैं तो इन दोनों में गैप 550 mm हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? तो 0.87 ASV की वैल्यू पुट करके FY की फॉर्मूला लगाया 0.4B 280 mm होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें देनी कितनी है? मैक्सिमम स्पेसिंग इज ऑल्सो गिवन बाय लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कम से कम इनकी होनी चाहिए 0.75 D, ठीक है। 0.75 टू डेप्थ ऑफ बीम 450 से ज़्यादा नहीं, तो 515 दे सकते, तो 300 mm या 300 mm से ज़्यादा नहीं, तो हम 300 mm दे सकते। देन 280 mm बिल्कुल ठीक है। सो प्रोवाइड 8 mm टू लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप एट 280 mm स्पेसिंग, तो 280 mm स्पेसिंग के ऊपर वर्टिकल स्टीरअप्स लगाए जाएंगे। नेक्स्ट इज समरी ऑफ डिज़ाइन। अब ओवरऑल डिज़ाइन क्या है बीम का? 320 mm उसकी हमें विड्थ गिवन थी, 650 mm उसकी डेप्थ है बीम की। AST में हमने 5 बार्स लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद ASV में हमें ASC में 2 बार्स 20 mm के, शियर स्टीरअप्स 8 mm के, लेग 280 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट। तो हम उसको क्लियर कवर कितना देते हैं? एज्यूम कर रहे हैं 20 mm क्लियर कवर फॉर द बीम सेक्शन स्टीरअप्स के लिए क्लियर कवर, ओके। स्टीरअप्स के लिए तो 20 mm, क्योंकि ये अब 50 mm तो हमने पूरे टेंसाइल स्टील को दिया है, ठीक है। 50 mm अगर इसका टेंसाइल स्टील का है या 50 mm कंप्रेसिव स्टील का है, तो बार ये 8 mm वाला इसके अराउंड होएगा, तो ठीक है। 8 mm तो 50 में से गया, तो ऑलमोस्ट स्टीरअप्स के लिए कितना बचेगा? अप्रोक्सीमेटली 20 mm क्लियर कवर फॉर स्टीरअप्स, ठीक है। स्टीरअप्स के लिए कम होता है क्लियर कवर अपने आप ही। अब इसको हमने नीट एंड क्लीन ड्राइंग करनी है, ड्रॉ करना है लास्ट के ऊपर न्यूमेरिकल बनाने के बाद कि हमने बीम बनाया किस प्रकार से है, उसकी हमने डिमेंशन देनी है कि स्टीरअप्स कितनी दूर लगे हैं, टेंसाइल स्टील कितने लगे हैं सरिये, कंप्रेसिव स्टील कितने लगे हैं, कितनी कितनी दूर, अगर कोई बेंटअप बार है तो, अगर कोई कटेल्ड बार है तो, मीन्स बार छोटा किया गया है तो इसके अंदर हमने बीम एज्यूम की है वॉल 500 mm की, ओके, एज्यूम की गई है हमारी तरफ से। पूरा उसके ऊपर बीम को बिठाया गया है, कुछ भी कम नहीं किया गया। तो उसके अंदर ये ऊपर की तरफ जो है कंप्रेसिव स्टील है, नीचे की तरफ टेंसाइल स्टील है, ये बार्स लगे हैं, ठीक है। टोटल जो है हमारे स्पेसिंग ऑफ बार्स है, टोटल लेंथ थी बीम की 280, जैसे कि हम कैसे निकालेंगे कितने बार्स लगने हैं, ठीक है। तो जैसे टोटल लेंथ है बीम की क्लियर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन कितना है? 6 मीटर, 8 मीटर था, तो 8000 में से, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे 280 के साथ, तो जितने भी बार्स आएंगे वो बार्स हम इतने लगाने हैं हमें स्टीरअप्स बार। उस प्रकार से हमें ये सारे नंबर ऑफ बार्स ड्रॉ करने हैं। फिर 8 मीटर सेक्शन है इफेक्टिव स्पैन, तो इसके क्रॉस सेक्शन दिखाना है, नीचे 5 सरिये टेंसाइल जोन के अंदर, ऊपर 2, फिर 2 लेग्ड बार भी दिखाना है, ये वाला स्टीरअप बार, ओके। डेप्थ भी शो करनी है बीम की, विड्थ भी शो करनी है। सो दिस इज इट शुड बी नीट एंड क्लीन। हमें डाया भी बताना है हर एक सरिये का, ये देखो हमें बार की तरफ लगा के यारो डाया बताना है कि 8 mm बार्स हैं ये स्टीरअप वाले, 2 लेग्ड है, 280 mm सेंटर टू सेंटर एट द रेट 280 mm सेंटर टू सेंटर। अब ये 30 mm दूर है ना एक दूसरे से, 30 mm आ जाएगी इनकी स्पेसिंग। सो डैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। आपको होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप इसको ध्यान से पढ़िए, रिवाइंड कीजिए, अगर कुछ देखना है दोबारा कुछ रह गया स्क्रीनशॉट लीजिए उसका, ठीक है। अपने सारे जो टेबल के अंदर बताया गया ये फॉर्मूले होंगे उसको ढूंढिए अच्छी तरह से, ठीक है। और आप अपना इसको दोबारा से भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके भी किसी भी चीज़ का रख सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, गुड लक।